हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज 5 का पंच लेके आए हैं, सीरीज नंबर 10। ठीक मेरे बच्चे, इस सीरीज को आप लास्ट तक देखना। इस सीरीज को मैं लास्ट तक देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज में 5 क्वेश्चन कराने के बाद हम केमिस्ट्री इन एवरीडे एक्शन का जो आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन, ठीक 47 ईयर्स ओल्ड्स, सारे ये क्वेश्चंस हम करा देंगे 5 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो ये सीरीज में वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आप फायदे में रहेंगे। ठीक, तो आइए हम पहला क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम से लिए हैं और ये क्वेश्चन ये है। ठीक, कह रहा है कि ए एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल्स कौन सा है? ये जेई एडवांस 1985 का क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए, सब लोग पेन कापी निकाल के जल्दी से बैठ जाइए। चारों ऑप्शन आप देखिए। ठीक है, चारों ऑप्शन देखने के बाद हम लोग जो पहला ऑप्शन PbNO3 का NI से रिएक्शन करा रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा आप चौथा। हम कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है? चलिए, रिवर्सिबल रिएक्शन को देखने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे। हम कैसे कहाँ याद कर पाएंगे कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है? ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगते हैं, सब जानते होंगे। ठीक है, तो अगर इसका ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे एक्वस होंगे, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट साइड में प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म या गैसियस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा हो वो इरिवर्सिबल होंगे। तो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे देखो, किस रिएक्शन में सारे प्रोडक्ट एक्वस हैं? ठीक है, तो डी वाले रिएक्शन में सारे प्रोडक्ट एक्वस हैं। ठीक है, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्वस हैं। ये एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। बाकी और किसी में ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, रिएक्शन को रटना नहीं है। ठीक है, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे एक्वस फॉर्म में होंगे, वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से पेन कॉपी निकाल के इसको नोट करो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने इक्विलिब्रियम से लिया है। इसमें कह रहा है कि द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर। ठीक, 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन HCl का वाटर के अंदर pH कितना होगा? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है -8, तीसरा ऑप्शन है इन बिटवीन 7 and 8 और चौथा ऑप्शन है बिटवीन 6 and 7। मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, हमको कह रहा है कि 10⁻⁸ HCl सोल्यूशन का। ठीक है, तो HCl सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया है वो दिया है 10⁻⁸। ये HCl सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁸। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा इसका? 10⁻⁸ HCl में। अरे H प्लस और Cl माइनस। अब pH का फार्मूला होता है pH = log H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -log 10⁻⁸, जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 8। मेरे बच्चे जो आंसर गलत होगा, बताओ, HCl एसिड है और एसिड का pH क्या कभी 7 से ज़्यादा होगा क्या? नहीं, एसिड का pH हमेशा 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है। अच्छा, हमेशा जो है इस 7 से कम होगा, तो देखो 7 से कम कौन सा ऑप्शन मिल रहा है?
हमको डी ऑप्शन मिल रहा है, इन बिटवीन 6 एंड 7, यही 7 से कम है, तो आंसर चला जाएगा डी। अब देखो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, क्यों 7 से कम होगा? अरे मेरे बच्चे, जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का भी अपना पीएच होता है, ठीक, न्यूट्रल होता है वाटर। तो जब वाटर न्यूट्रल होता है तो वाटर के अंदर H+ का कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻7, ठीक है। बताओ 10⁻⁻8 और 10⁻⁻7 में कौन बड़ा है? 10⁻⁻7 बड़ा है 10⁻⁸ से, इसलिए वाटर का H+ भी हम कंसीडर करेंगे। तो टोटल H+ कितना हो जाएगा? टोटल H+ होगा, टोटल H+ इन HCl सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10⁻⁻7 कॉमन लेंगे तो 0.1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻7। ये हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगा, ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक। अब इसका सॉल्व करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन कितना है? 1.1 इंटू 10⁻⁻7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस लॉग 1.1 और ये आएगा 6.9586, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। जो बताओ 6 और 7 के बीच में है तो हम आंसर लगा देंगे। तो ये हमारा ये आंसर याद रखना, कभी भी अगर 10⁻⁸ HCl का वाटर के अंदर जो है पीएच पूछे तो इसका आंसर आता है 6.985। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा सवाल था, जल्दी से इसको नोट कर लो। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इक्विलिब्रियम और पी ब्लॉक का मिक्स क्वेश्चन है। पी ब्लॉक में भी पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम में भी पूछा जा रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन एनायंस, विच ऑफ द गिवन एनायंस, विच कर लो, विच ऑफ द गिवन एनायंस द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। 4 एनायंस लिखा है, कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा? मेरे बच्चे एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जानते हो, रिवाइज कर लेना। कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये 90 एडवांस 9081 का क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं कि अगर एसिड से एक H+ निकाल लो तो बन जाता है ये कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। बेस को अगर एक H+ दे दो तो ये बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। वीकर द बेस, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गेस्ट द कॉन्जुगेट एसिड, इसी का उल्टा स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर द कॉन्जुगेट एसिड। ये सब तुम जानते होगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस में एक प्रोटॉन का अंतर होता है, सब तुमने जानते होगे। हम बस यहाँ जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे थे। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबका हम कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। तो बताओ कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हमको क्या देना होगा? H+, तो ये बनेगा HClO। अगर हम इसको H+ देंगे तो ये बनेगा HClO2, इसको H+ देंगे तो ये बनेगा HClO3, HClO3, इसको H+ देंगे तो ये बनेगा HClO4, HClO4 बनेगा, ठीक है। और हमको पता है HClO4, HClO3, HClO2 और HClO4, HClO3, HClO2 और HClO में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? ठीक है, तो अगर सेंट्रल मेटल सेम हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट्रल एलिमेंट सेम हो, ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है कॉन्सेप्ट। कब? व्हेन सेंट्रल एलिमेंट सेम। मेरे बच्चे सेंट्रल एलिमेंट सेम, यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट सब क्लोरीन है,
इसका निकालेंगे तो +7 आएगा, ये आएगा +5, ये आएगा +3 और ये आएगा +1। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये होगा HClO4। ठीक है, ये एसिड का है। ठीक है, तो बताओ स्ट्रांगर द एसिड, स्ट्रांगर द कॉन्जुगेट एसिड, वीकर द बेस, वीकर द कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रांगर द बेस। तो सबसे वीक एसिड कौन सा है? HClO4। तो इसका कॉन्जुगेट, इसका जो एनायंस होगा वो स्ट्रांगेस्ट बेस होगा। तो आंसर जाएगा हमारा ए। ठीक है, आंसर हमारा ए जाएगा। ये वीकर कॉन्जुगेट एसिड है तो इसका स्ट्रांगेस्ट बेस हो जाएगा वीकर कॉन्जुगेट एसिड, वीकर कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक में भी पूछा जाता है और ठीक है इक्विलिब्रियम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के। अगला क्वेश्चन बेटा हमने पी ब्लॉक से लिया है। कह रहा है कि H3BO3 इज, कह रहा है कि H3BO3 क्या है। 4 ऑप्शन लिखा है, मोनोबेसिक एसिड, वीक लुईस एसिड, चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे। H3BO3 को बोलते हैं बोरिक एसिड। H3BO3 को क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। और मेरे बच्चे बोरिक एसिड ये है, ये BOH, OH और OH। बोरिक एसिड को हम H3BO3 को ऐसे भी लिखते हैं BOH होल थ्राइस। ठीक है, ये BOH होल थ्राइस। ठीक, बताओ सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जब इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, तो पानी में ये बोरान, ठीक, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ले लेगा। ठीक है, और एक लोन पेयर लेने के बाद ये बना लेगा ये, ठीक, H2O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू BOH, OH और OH, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, चूंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड। ठीक है, और ये लुईस एसिड पानी के अंदर, ठीक है, एक H+ देगा। ठीक, तो BOH होल 4, 1, 2, 3 और इसका OH, ठीक है, 4 होल 4 माइनस प्लस H+, ये H+ देगा। ठीक है, तो ये वीक लुईस एसिड हुआ। ठीक है, और चूंकि H+ दे रहा है पानी के अंदर तो ये मोनोबेसिक एसिड हुआ। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोलते हैं। तो ये वीक लुईस एसिड होगा और मोनोबेसिक एसिड होगा। ठीक है, वीक, इस देखो एक ऑप्शन में स्ट्रांग लुईस एसिड दिया जो गलत है, वीक लुईस एसिड होगा। ठीक है, और मोनोबेसिक एसिड होगा ये। तो ये याद रखना, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में सब हमने पढ़ाया था क्लास में, बस यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड एंड वीक लुईस एसिड। जल्दी से इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पी ब्लॉक और पीरियडिसिटी मिक्स से लिया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जेईई मेंस 2005 का क्वेश्चन है। मेरे बच्चे आपके पास कॉन्सेप्ट होता है नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये होता है एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक उसे बोलते हैं जो एसिड की भी तरह व्यवहार करे और बेस की तरह भी व्यवहार करे, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक मेरे बच्चे, अब एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमने क्लास में आपको याद किया था। बीबी आओ, साजन, अशफाक साहब, तीनों लोग जाओ। ठीक है, कैल्शियम है मेटल तो इसका ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक। ठीक, इन दोनों का ऑक्साइड हो जाएगा एसिडिक और ये वाला ऑक्साइड हो जाएगा, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट है तो ये हो जाएगा एम्फोटेरिक और इस तरह से आंसर जाएगा डी। ठीक, आज ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री इन एवरीडे एक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे एक्शन के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो, ये जेईई मेंस 2018 में पूछा गया है
कि फेनालजाइन में कौन सा कंपाउंड होगा, तो फेनालजाइन के अंदर हाइड्राजीन होगा, क्लोरोजाइलान के अंदर फिनाल होगा, यूरेसिल पिरामिडिन का पार्ट है, रेंटाडीन में फ्यूरान होता है, रेंटिडीन के अंदर फ्यूरान कंपाउंड होता है। तो ये याद रखना, ठीक। किसके अंदर कौन सा, ये रेंटाडीन जो है एंटा एसिड्स की तरह काम करता है, एंटा एसिड्स है ये रेंटाडीन। ये जेई मेंस 2018 कंप्लीट हो गया। जेई मेंस 2017 में पूछा था कि ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग का रीजन क्या है, ठीक। तो मेरे बच्चे ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग का रीजन है बाइंडिंग एट द एलोस्टेरिक साइट्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट्स के ऊपर ड्रग्स का, ठीक है, बाइंडिंग होना ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग का कारण है, ठीक। तो ये तुम याद रखना, ठीक है। और जेई मेंस 2016 में पूछा है एनायनिक डिटर्जेंट्स का एग्जांपल बताओ। तो मेरे बच्चे एनायनिक डिटर्जेंट से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब मैंने यही डिस्कस कर दिया है। एनायनिक डिटर्जेंट्स का एग्जांपल है सोडियम लाराइल सल्फेट, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना CH3CH2 होल 10 CH2O SO3 माइनस Na+, ठीक है, ठीक है, ये है। तो देखो 10 एक 11 एक 12 कार्बन हो गए सोडियम लारेल सल्फेट में, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के याद कर लेना। सोडियम डोडोसाइल बेंजीन सल्फेट, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कर लेना। तो सोडियम लारेल सल्फेट और सोडियम डोडोसाइल बेंजीन सल्फेट, ठीक है, ये एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल होगा। एनायनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल में सल्फेट आएगा और सोडियम का सल्फेट होगा साल्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों एग्जांपल याद रखना। एनायनिक डिटर्जेंट्स में जो एनायनिक पार्ट होता है वो क्लीनिंग एक्शन में काम करता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। एनायनिक डिटर्जेंट्स टूथपेस्ट के अंदर पाया जाता है, टूथपेस्ट में जो डिटर्जेंट्स पाया जाता है वो एनायनिक डिटर्जेंट्स होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला फिर हम लोग पॉइंट्स कर लेते हैं लिख के, ऐसे जल्दी से नोट्स कर लो इसको। चलो मेरे बच्चे, अब जो अगला कंटेंट है केमिस्ट्री इन एवरी एक्शन का, जब हम 5 का पंच कराएंगे उसमें दे देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया मेरे बच्चे केमिस्ट्री इन एवरी एक्शन के साथ 5 के पंच के 5 सवाल, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा 5 का पंच, जिसमें 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके साथ जो बचे हुए जो केमिस्ट्री इन एवरी एक्शन के सवाल हैं उस वहाँ खत्म हो जाएगा, यदि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, जिसको सेलेक्ट होना है वो हौसला रखे, ठीक है, एतबार करें खुद के ऊपर, ठीक है, गार्ड से प्रे करें कि इन सब चीज़ों से निजात पाएँ हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे इधर उधर की वीडियो चल रही हैं, आपकी मर्जी, आप कहाँ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जिनको सेलेक्ट होना है वो साल भर तैयारी किए हैं। मैं ये वीडियो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि लोग मुझे जो है जाने मुझे फॉलो करें यूट्यूब पे, मेरा सब्सक्राइब करें, और मेरे को वो बच्चे फॉलो करें जिनको सेलेक्ट होना है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।